वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे एविडेंस की धारा 151 से लेकर 167 तक। 151 में क्या है? अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न। 152 में क्या है? अपमानित और क्षुब्ध करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है 153। क्या कहती है 153? सत्यवादिता परखने प्रश्नों का उत्तर का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। जब किसी साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो वहीं तक सुसंगत है। 153 मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब किसी साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जो वहीं तक सुसंगत है कि उसकी मतलब कह सकते हो सील को क्षति पहुंचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाना है। उसकी सील को क्षति पहुंचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब क्या चाहते हैं कि साक्षी की बेइज्जती टाइप की हो, और साक्षी ने उत्तर दे दिया है तो उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। मिथ्या साक्ष्य देता है तो बात अलग है। अच्छा, ऐसा करना क्यों पड़ा? हम फिर से इसको बता दें। 153 को सत्यवादिता परखने के लिए है। जब किसी साक्षी की सत्यवादिता परखनी है और प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है, उसकी सील को क्षति पहुंचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाना है, तो होता क्या है कि विपक्षी का अधिवक्ता मामले को डाइवर्जन करना चाहता है। उदाहरण के माध्यम से हम पेश कर देंगे, पहले इसको पूरा कर दें। फिर अब साफ साफ कह दिया गया कि जहां किसी साक्षी से कोई ऐसा प्रश्न पूछा जाता है उसकी जो सील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाना है और प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है तो उसका खंडन करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। हाँ, मिथ्या साक्ष्य देता है तो बात अलग है। इसी प्रकार अपवाद है कि यदि वो पूर्व दोषित हो चुका है तो फिर कहता है नहीं हुए हैं तो इसका दिया जा सकेगा, या साक्षी की निष्पक्षता के बारे में कोई है। अब उदाहरण के लिए आप एक दो चीज़ें ले लें। उदाहरण के लिए क्या है कि भाई एक साक्षी से प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए ए ने बी के ऊपर वाद लाया एक संविदा के आधार पर और साक्षी सी था, साक्षी है सी, तो विपक्षी का वकील क्या कहता है, ये बताओ अधिवक्ता साक्षी महोदय तुम कितनी बार जेल गए हो? यार वो संविदा उसके सामने हुई थी, उसने साइन किए थे, उसकी गवाही देने आया, तुम उससे पूछ रहे हो तुम कितनी बार जेल गए थे, या तुम प्रिंसिपल हो तुम्हारे कितनी बार सस्पेंड किए गए थे। इस मामले में संविदा के मामले में उसके सस्पेंड से कोई लेना देना नहीं है। क्या करना चाहता है विपक्षी वकील? उसकी सील को क्षति पहुंचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचा रहा है। उसने कह दिया मेरे को बार नहीं सस्पेंड हुआ है, भले 2 बार सस्पेंड हुआ हो, ये साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये मतलब सील की क्षति पहुंचाकर विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाला मामला है। दूसरा, हमने यदि पूर्व दोष सिद्ध हुआ है और नहीं बता रहा है तो गलत है, मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो गलत है। इसी प्रकार साक्षी की जो विश्वसनीयता है वो भी कि वो वहाँ था कि नहीं था। ये कहता है, एक दूसरा उदाहरण है, ये कहता है मैंने 1 मार्च 1930 को बी को लाहौर में देखा था। ये क्या कहता है? मैंने 1 मार्च 1930 को बी को लाहौर में देखा था। दूसरा अधिवक्ता पूछता है ऐसे, क्या आप 1 मार्च 1930 को कलकत्ता में नहीं थे? वो कहता है कलकत्ता में नहीं थे। इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, श्रीमान जी उस दिन कलकत्ता में थे तो लाहौर कैसे देख लिया आपने? इसी प्रकार एक और उदाहरण आता है, बी साक्षी, उससे पूछा जाता है कि जो आपने ए की तरफ से साक्ष्य देने आए हैं और उसकी ए की लड़ाई सी से है, क्या उस पार्टी से आपका पहले कोई संघर्ष या लड़ाई नहीं चली है? वो कहता नहीं है। इसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, साहब जो विपक्षी है उसकी दुश्मनी है इसलिए साक्ष्य देने चले आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है 153। मतलब साक्षी की विश्वसनीयता, मतलब साक्षी की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है। मतलब सत्यवादिता परखना चाहते हो, प्रश्नों का उत्तर खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन हो गया। 153। 154 में पक्षद्रोही साक्षी, ये प्रेम बहुत आता है। पक्षद्रोही साक्षी कौन होता है? जो सत्य बताने का इच्छुक ना हो, या विपक्षी के वकील ने उसको फोड़ लिया है, पैसे दे के ये है। तब अभियोजन पक्ष का मान लीजिए साक्षी था तो अभियोजन का अधिवक्ता कहता है कि किससे? न्यायालय से, कि साहब ये ऐसी बात कहकर पक्षद्रोही हो गया है जो अभियोजन के लिए घातक है। अतः क्या किया जाए? अतः ये किया जाए कि इसे पक्षद्रोही माना जाए, और न्यायालय मान लेता है कि भाई पक्षद्रोही है तो उससे प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। अब इसके साक्ष्य का महत्व कितना है?
अब इसके साक्ष्य का महत्व ये है कि जो वो साक्ष्य अभियोजन के पक्ष में बोला है, भले ही बाद में विपक्ष हो गया हो, भले ही बाद में बदल गया हो, और वो अन्य साक्ष्यों से सिद्ध हो जाता है, तो उसी आधार पर दोष सिद्ध किया जा सकता है। ये 154 है। 155 में क्या है? एक सेकेंड, अरे कृष्णा बंद कर दो दरवाजा। 155 में क्या है कि बंद कर दो इसको, दरवाजा बंद कर दो, इसे काटना पड़ेगा। 155 में क्या कहा गया है? चलो ठीक, 155 में ये कहा गया है कि अब भाई साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप, साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप, ये क्या मामला है? साक्षी की जब प्रतिपरीक्षा करता है, जब न्यायालय की आज्ञा से अभियोजन पक्ष उसकी क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। मतलब साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप। प्रतिपरीक्षा में क्या हो रहा है? विपक्षी का वकील और न्यायालय की समझ से अभियोजन पक्ष का वकील भी पूछ सकता है। 3 आधार, क्या साहब ये जो साक्ष्य दे रहे हैं इनके ज्ञान के आधार पर ठीक नहीं है। दूसरा, ये रिश्वत लिए हैं। तीसरा, पहले कुछ और कह चुके हैं और अब ही साहब कुछ और कह रहे हैं, वो खंडन करने के लिए दिया जा सकेगा। मतलब क्या है? उदाहरण के तौर पे ए संविदा के आधार पर बी पर वाद लाया और गवाही दी कि हाँ साहब हमारे सामने की बात है, ए ने बी को माल दिया है, कोई दिक्कत नहीं आता। ए संविदा के आधार पर बी पर एक वाद लाया और सी ने गवाही दी, सर हाँ ये हमारे सामने संविदा हुई थी, ए ने बी को माल दिया था, कोई दिक्कत नहीं आता। बाद में सी क्या कहते सुना जाता है? यार माल आल तो उन्होंने दिया नहीं था, हम तो इसे कह दिया। मतलब पहले कुछ और कह चुके हो, आप कुछ और कह चुके हो, खंडन होगा। इसी प्रकार ए पर इल्जाम है कि उसने बी को घाव किया है, उससे मृत्यु हुई है। सी ने गवाही दी कि सर हाँ बी ने हमसे कहा था कि ए ने हमको बहुत तेज मारा था, उसके कारण हमें इस स्थिति में पहुंच गए हैं। बाद में सी को बाद में कहते सुना जाता है यार घाव तो उन्होंने मारा नहीं था। साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप 155। 3 आधार, इसके ज्ञान के आधार पर ठीक नहीं है, रिश्वत ले रखी है इसने, और तीसरा कि खंडन करने वाला साक्ष्य। ये हो गया आपका 155। 56 देख लीजिए। 57 में एक जो प्रश्न बहुत आता है कि एक आदमी ने मृत्युकाली कथन दिया, इसको गोली लग गई थी, साहब हमको सी ने मारा है, और फिर वो बच जाता है। बच जाता है तो मृत्युकाली कथन तो हुआ नहीं, तो फिर कहाँ से पुष्टि होगी? 157 से पुष्टि होगी उसकी। फिर इंपॉर्टेंट है 159, क्या है? स्मृति ताज़ा करना। लेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, आदमी भूल जाता है तो स्मृति ताज़ा कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट है आपका 154। 154 में क्या है कि दस्तावेज जिसे पेश करना है वही पेश नहीं करता है, और तो न्यायालय क्या मानेगा कि वो पेश करता तो उसके खिलाफ होता। भाई उदाहरण ले लीजिए, ए एक संविदा के आधार पर बात लाया कि सर हमारी और बी की संविदा हुई थी और संविदा के कागज बी के पास हैं और हमने उन्हें समन किया पेश करने के लिए, वो पेश नहीं कर रहे हैं, और बी ने जवाब दिया साहब खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं, यो भी है। अब ए क्या करेगा? ए उस संविदा के दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य पेश करता है। जब पेश करता है तो बी क्या करता है? उसका खंडन करना चाहता है, तो न्यायालय कहता अब आप खंडन नहीं कर सकते। ये 164 है। फिर इंपॉर्टेंट है 165। 165 में बड़ा इंपॉर्टेंट है 165, 167। जरा एक हेडिंग देख लेते हैं। प्रश्न करने पेशकरण करने की न्यायालय की शक्ति। प्रश्न करने और पेशकरण करने की न्यायालय की शक्ति, मतलब न्यायालय सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए, 165 के न्यायालय सुसंगत तथ्यों का पता लगाने के लिए, उचित सबूत प्राप्त करने के लिए, साक्षी से किसी पक्षकार से कोई प्रश्न पूछ सकती है, कोई दस्तावेज मंगा सकती है। ठीक, कोई साक्ष्य पूछ सकती है, कोई दस्तावेज मंगा सकती है, ना ही कोई पक्षकार ना ही उसका हित प्रतिनिधि इसे इनकार नहीं कर सकता है। और यदि न्यायालय ने किसी से प्रत्युत्तर में कोई प्रश्न पूछा है तो न्यायालय की आज्ञा के बिना उससे कोई भी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब कुल मिला के 165 में यदि वकील दोनों मिल जाएं तो जज साहब ही कहेंगे ना ये बताओ, ये लाओ पहले पेश करो, खुद ही वकील बन जाएंगे और सही न्याय दिला सकते हैं। लेकिन इसमें अपवाद यही है, एविडेंस की धारा 121 से लेके 132 तक के बारे में नहीं है।
एक उदाहरण ले लीजिए उसका कि मतलब पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ से माल आया है, तो अब पूछा जाए जानकारी कहाँ से मिली, तो ये नहीं बताएगी पुलिस। अब छाछठ में जुडिशरी और एसेसर्स हैं, जूरी वगैरह हो गए, साक्ष्य, और 167 में साक्ष्य के ग्रहण, अनुचित ग्रहण या आग्रहण का प्रभाव क्या होगा। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या आग्रहण स्वमेव किसी मामले में, ध्यान रखिएगा ये भी मेंस का है, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या आग्रहण स्वमेव किसी मामले में नवीन विचारण के लिए और निर्णय को उलटने के लिए आधार नहीं होगा। ये प्रश्न आता है किस किस के लिए, नवीन विचारण के लिए और निर्णय को उलटने के लिए आधार नहीं होगा। साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या आग्रहण स्वमेव किसी मामले में नवीन विचारण के लिए, नया विचारण किया जाए, या निर्णय को पलटने का आधार नहीं होगा। यदि वो साक्ष्य ग्रहण कर लिया जाता तो भी निर्णय पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। तब सर आपका निर्णय दे दिया, सर ये साक्ष्य ग्रहण नहीं किया गया, न्यायालय कहते यदि साक्ष्य हम ग्रहण भी कर लेते ना तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 167 है। यहाँ पर हमने 151 से बात की, तो ध्यान रखिएगा 153, 155, 165, 167 और 154, मतलब 153, 154, 155, 165, 167 ये मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्री में तो कुछ भी आता रहता है, 159 भी आ जाएगा, 164 भी आ जाएगा, 157 भी आ जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए 151 से लेकर 167 तक 5 धाराएं इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिएगा। 153 सत्यवादिता पर रखने के लिए, मतलब साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप 155 हो गया, सत्यवादिता पर रखना 153 हो गया, पक्षद्रोही साक्षी 154 हो गया, और न्यायालय की अपनी शक्ति है जो पूछने की, वो 165 हो गई, और स्वमेव साक्ष्य को ग्रहण या आग्रहण के लिए, नवीन विचारण के लिए कोई प्रभाव नहीं होगा, ये 167 हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।